सीमा पर चीन कैसे घुसपैठ कर रहा है। कल हमने आपको लद्दाख सीमा पर चीन की हरकतों के बारे में विस्तार से समझाया था। हमने बताया था कि चीन के इरादे क्या हैं और वो क्यों अचानक सीमा पर भारत से भिड़ रहा है। लेकिन जिसके पास संयम है और जिसके पास शक्ति है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारत ने अपना संयम और शक्ति चीन के जरिए चीन को ऐसा जवाब दिया है कि 24 घंटे के अंदर उसके तेवर बदल गए हैं। इसे हम आपको चीन के 3 बयानों से आज समझाएंगे। कल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी तेज करने के लिए कहा था, आपको याद होगा। वैसे तो चीन के राष्ट्रपति ने यह बयान खासतौर पर ताइवान और अमेरिका के लिए दिया था, लेकिन इस बयान को भारत के संदर्भ में भी देखा जा रहा था, क्योंकि चीन की सेना लद्दाख सीमा पर भारत को काफी आक्रामक तेवर दिखा रही है। इसके बाद दूसरा बयान चीन के विदेश मंत्रालय का आया और उसने कहा कि भारत के साथ सीमा पर हालात स्थिर हैं और काबू में हैं। दोनों देशों के पास बातचीत करके मुद्दों को हल करने के माध्यम मौजूद हैं। और तीसरा बयान आज भारत में चीन के राजदूत का आया और उन्होंने आज ये कहा कि दोनों देश कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और इस वक्त रिश्तों को मजबूत करने की जरूरत है। चीन के राजदूत ने कहा कि ये दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए एक अवसर है। रिश्तों पर मतभेद हावी नहीं होने चाहिए और बातचीत से ही मतभेदों का समाधान निकालना चाहिए। और उन्होंने ये भी कह दिया कि एलिफेंट और ड्रैगन दोनों एक साथ, एलिफेंट एंड ड्रैगन कैन डांस टुगेदर। अब इन बयानों से यही समझा जाना चाहिए कि चीन अब बातचीत की टेबल पर आना चाहता है, अपना रुख थोड़ा नरम कर रहा है। आपको याद होगा 2 दिन पहले चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ काफी कड़ी बातें लिखी थी। अब चीन लद्दाख में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर भारत को धमकाना चाहता था और भारत को सड़क बनाने से रोकना चाहता था। लेकिन भारत के सख्त रवैये से चीन को अब ये समझ में आ गया है कि उसके हथकंडे भारत के सामने नहीं चल पाएंगे। और इसका एक बड़ा कारण ये है कि भारत अपनी जमीन पर अड़ा रहा। भारत ने वहां सीमा पर सख्ती दिखाई और यहां दिल्ली में बातचीत के लिए संयम दिखाया। यानी सख्ती और संयम का ये जो कॉम्बिनेशन था, ये भारत के पक्ष में इसने काफी काम किया, क्योंकि भारत ने साफ कह दिया था सीमा पर अपने इलाके में सड़क बनाना भारत बंद बिल्कुल नहीं करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतनी ही रफ्तार से काम जारी रहेगा जितनी रफ्तार से पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है। सीमा पर चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई तो भारत ने भी उसी के बराबर अपने सैनिकों की संख्या वहां बढ़ा दी है। यानी भारत ने चीन के आक्रामक रवैये के सामने इस बार किसी भी दबाव में आने से इनकार कर दिया। चीन को काफी हैरानी हुई। भारत चीन को ठीक उसी तरीके से जवाब दे रहा है जैसा जवाब 2 वर्ष पहले उसने डोकलाम में भी दिया था। चीन की हरकतों को भारत हल्के में नहीं ले रहा है और ना ही किसी उकसावे में आकर काम कर रहा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के हालात पर एक मीटिंग की थी। इसमें सेना की तरफ से प्रधानमंत्री को मौजूदा हालात और तैयारियों पर रिपोर्ट दी गई और तनाव बढ़ने की स्थिति में विकल्पों के बारे में भी बताया गया। यानी अगर तनाव बढ़ता है तो फिर क्या क्या किया जा सकता है। आज सेना के बड़े अधिकारियों की 3 दिन की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी शुरू हुई है, जिसमें सेना प्रमुख की सेना के कमांडरों के साथ मौजूदा हालात पर चर्चा हो रही है। ये तो सेना की तैयारियों से जुड़ा मामला है, लेकिन लद्दाख के मामले को लेकर प्रधानमंत्री की फिर वही रणनीतिक टीम एक्शन में आई है जिसने डोकलाम विवाद को हल करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। यानी जो टीम डोकलाम थी अब उसे वापस लाया गया है और अब उसकी सेवाएं ली जा रही हैं। और इस टीम में कौन कौन है? इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। इसी टीम ने वर्ष 2017 में डोकलाम विवाद पर भारत की रणनीति बनाई थी, जो विवाद 73 दिन तक चला था। जनरल बिपिन रावत तब सेना प्रमुख थे और एस जयशंकर तब भारत के विदेश सचिव हुआ करते थे। भारत सीमा पर सख्ती दिखाना चाहता है, लेकिन बातचीत की टेबल पर संयम बरतना चाहता है। इसलिए पिछले 24 घंटों में चीन इस मुद्दे पर नरम पड़ गया है। आप चीन की सोच में आए इस बदलाव को चीन की 5 परेशानियों से समझ सकते हैं, जिन परेशानियों का चीन इस समय सामना कर रहा है। तो 5 परेशानियां पहले समझिए चीन की। पहली परेशानी है कोरोना वायरस की महामारी, जिससे चीन अब भी लगातार संघर्ष कर रहा है, क्योंकि दुनिया भर में उसकी बहुत बदनामी हुई है। दूसरी परेशानी है कोरोना वायरस को लेकर चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जांच का दबाव, क्योंकि बहुत सारे देश ये मांग कर रहे हैं कि चीन के खिलाफ जांच होनी चाहिए। और अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय जांच चीन के खिलाफ बैठ गई तो एक तो चीन की बहुत बदनामी होगी और दूसरा, चीन ने अगर कोई जानकारी छुपाई है, कोई झूठ बोला है, तो वो भी दुनिया के सामने एक्सपोज हो सकता है।
चीन की तीसरी परेशानी है अमेरिका के साथ उसका विवाद। अमेरिका ने अब साफ कर दिया है कि जब तक चीन कोरोना वायरस को लेकर जिम्मेदारी भरा व्यवहार नहीं करेगा, तब तक चीन के साथ रिश्ते सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा, जो लद्दाख में आजकल चल रहा है भारत और चीन के बीच, उसमें भी अमेरिका भारत की पक्ष में बात कर रहा है और चीन के खिलाफ बोल रहा है। चीन की चौथी परेशानी है हांगकांग, जहां फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ये विरोध प्रदर्शन चीन द्वारा प्रस्तावित उस कानून के विरोध में है जिसके जरिए चीन हांगकांग की आज़ादी को कुचलना चाहता है। और चीन की पांचवी परेशानी का नाम है ताइवान, क्योंकि पूरी दुनिया में ताइवान के लिए समर्थन बढ़ रहा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और वो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दे चुका है। लेकिन अब पूरी दुनिया धीरे धीरे ताइवान का समर्थन कर रही है और चीन के लिए ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक नाकामयाबी है। आज हमने चीन के व्यवहार में आए इस बदलाव पर कुछ विशेषज्ञों से बात की है। उनसे बातचीत के आधार पर 3 निष्कर्ष निकल कर आए हैं। पहला ये कि चीन के रवैये में बदलाव आया है और बैक चैनल डिप्लोमेसी ऐसा लगता है जैसे काम कर रही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बातचीत इस तरह से की जाती है, जो उधर से उनके कुछ दूत होते हैं, कुछ हमारे देश की तरफ से कुछ दूत होते हैं और वो अनौपचारिक बातचीत करते हैं। उसके जरिए जो बातचीत हो रही है उससे ऐसा लगता है कि वो कामयाबियां मिल रही हैं। दूसरा, चीन गंभीर सवालों से खूबसूरत शब्दों की आड़ में बचना चाहता है। उदाहरण के लिए चीन अब भारत के साथ शांति और सौहार्द की बात कर रहा है, लेकिन यह नहीं बता रहा कि उसने लद्दाख में यह कदम किस नियत से उठाया है। इसलिए यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि चीन के डीएनए में धोखा है और चीन हमेशा धोखेबाजी करता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लद्दाख में विवाद तभी थमेगा जब चीन अपनी सेनाओं को वापस बुला लेगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है कि गलती भारत की नहीं बल्कि चीन की है और उसी ने बिना उकसाए ये आक्रामक रवैया अपनाया है। इसलिए जो लोग चीन को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं वो ये जानते हैं कि चीन जो कह रहा है उस पर यकीन कभी नहीं करना चाहिए। चीन ये देखना चाहिए कि चीन कर क्या रहा है। क्या कहता है इस पर ध्यान मत दीजिए, क्या करता है ये देखिए। अब चीन बातें तो बहुत मीठी मीठी कर रहा है पिछले 24 घंटे से, लेकिन क्या वो अपने सैनिकों को वापस बुलाएगा, ये देखने वाली बात होगी। भारत को दबाव में लाने के लिए चीन ने लद्दाख में नई चाल चली, लेकिन चीन अपने ही इस खेल में एक तरह से फंस गया है। और इसी बीच अमेरिका से एक बड़ा बयान आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ट्वीट करके भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने की पेशकश की है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने भारत और चीन के आपस के मामले में इस तरह से बीच बचाव करने का प्रस्ताव दिया हो। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भारत और पाकिस्तान के मामले में भी इसी तरह की बात कर चुके हैं, लेकिन भारत और चीन के मामले की बात अलग है। और जब इन दो बड़े देशों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बातचीत या मध्यस्थता का प्रस्ताव दें तो फिर सवाल यही उठता है कि इस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि चीन कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 है। वैसे भारत और चीन के सीमा विवाद पर भी अमेरिका की पहले से ही नजर रही है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा अमेरिका ने यह कहा था कि भारत की सीमा पर चीन जिस तरह की हरकतें कर रहा है वो उसके आक्रामक रवैये को दर्शाता है। यानी इस मामले में जो लद्दाख का मामला है इसमें अमेरिका ये साफ कर चुका है कि वो चीन के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ है। और चीन को ये बात अब धीरे धीरे समझ में आ गई कि अगर ये मामला और आगे बढ़ा और इसने तूल पकड़ा तो इस समय चीन मुसीबत में फंस जाएगा, क्योंकि चीन इस समय बहुत सारे फ्रंट खोल चुका है। अब उसे और ज़्यादा परेशानी नहीं चाहिए। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं था कि चीन के तेवर नरम पड़े, तो नेपाल भी भारत के साथ टकराव से पीछे हटता दिख रहा है। नेपाल ने अपने जिस नए नक्शे पर भारत से लड़ने के लिए जो नया नक्शा तैयार किया था, उस नक्शे पर नेपाल की संसद में चर्चा नहीं हो पाई। आज नेपाल की संसद में इसे लेकर एक संवैधानिक सुधार पर प्रस्ताव पेश होना था, लेकिन वो प्रस्ताव पेश नहीं हुआ वहां की संसद में। और इसकी वजह नेपाल की घरेलू राजनीति बताई जा रही है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि भारत के कड़े रुख के बाद नेपाल शायद बैकफुट पर आ गया। आपको याद होगा नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी करके भारत के कई हिस्सों को नेपाल की सीमा में दिखाया था। जिन स्थानों को नेपाल ने अपने देश के नक्शे में दिखाया था उन सभी जगहों पर भारत का ही हमेशा से कब्जा रहा है।
और कुछ जगह ऐसी हैं जिन पर विवाद भी रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे जो हिस्से हैं वो सब हमेशा भारत के रहे हों। कुछ ऐसी जगहें हैं जिन पर बहुत बड़ा विवाद रहा है दोनों देशों के बीच में, लेकिन वो तब भी भारत के हिस्से में ही और भारत के नक्शे में ही आती थी और इस पर नेपाल को कभी कोई आपत्ति भी नहीं थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि चीन के इशारे पर नेपाल ने भारत के साथ अचानक इस नए विवाद को जन्म दे दिया। लेकिन भारत ने नेपाल को साफ कह दिया था कि वो इस तरह के विस्तारवादी दावों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। और आपने देखा होगा कि उसके बाद नेपाल ने जब वो अपने मौसम की रिपोर्ट पेश करता है, उन मौसम की रिपोर्ट्स में भी नेपाल ने भारत के इन हिस्सों को नेपाल की सीमा के अंदर बताना शुरू कर दिया था। चीन के साथ मौजूदा सीमा विवाद भारत को आजादी के बाद विरासत में मिला है। आप में से बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होगा कि भारत और चीन के बीच ये विवाद आखिर है क्या। भारत और चीन के बीच में कई इलाकों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा स्पष्ट नहीं है और बार बार यही तनाव की वजह बनता है। भारत और चीन के बीच 3,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, 3,500 किलोमीटर। चीन जानबूझकर सीमा विवाद का हल करना नहीं चाहता और समय समय पर इसका इस्तेमाल वो भारत पर दबाव डालने के लिए करता रहता है। लद्दाख में नए विवाद और चीन की हरकतों के बाद अब अक्साई चिन पर भी लोग काफी बातें करने लगे हैं। और आज आपको यह समझना चाहिए कि अक्साई चिन की जो पूरी समस्या है और अक्साई चिन इतना बड़ा इलाका वो कैसे भारत से छूट गया। ये वो इलाका है जो भारत का ही हिस्सा है, लेकिन इस पर कब्जा चीन का है, अवैध कब्जा। हम इसके इतिहास के बारे में आज आपको बताना चाहते हैं। वर्ष 1865 में ब्रिटिश शासनकाल में सिविल सर्वेंट रहे ब्रिटेन के W.H. जॉनसन ने एक वैचारिक रेखा खींची थी जिसके मुताबिक अक्साई चिन का इलाका जम्मू कश्मीर में आता था, उस समय के जम्मू कश्मीर में। इसे जॉनसन लाइन कहा जाता है। भारत का इसी ऐतिहासिक आधार पर अक्साई चिन पर दावा है क्योंकि इसके मुताबिक अक्साई चिन जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। लेकिन चीन ने इस लाइन को कभी नहीं माना और वर्ष 1951 से अक्साई चिन पर कब्जा करने वाली चालें वो चलने लगा। चीन ने पहले 1951 में एक सड़क के जरिए तिब्बत को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ दिया। फिर इसी से जुड़े इलाकों में सड़कें बनाकर अक्साई चिन पर कब्जा करने के इरादे वो दिखाने लगा। भारत ने तब तक इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। भारत को नई नई आजादी मिली थी। भारत तब भी अपने देश को समेटने में लगा हुआ था। इसके बाद 1962 का युद्ध हुआ तो भारत का अक्साई चिन चीन के पास चला गया। 1962 के युद्ध के वक्त भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं कि पहले 1948 में जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा उसने पाकिस्तान के हाथों गंवा दिया और फिर 1962 के युद्ध में अक्साई चिन को चीन के हाथों गंवा दिया। ये करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जो चीन के अवैध कब्जे में है। बहुत बड़ा इलाका है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.